हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज हम एक तो पहली बात ये करेंगे कि बीए प्रथम वर्ष बीकॉम और बीए के जो विद्यार्थी हैं तो उनके एक रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे कि अभी जो उनसे कॉलेज में जो हार्ड कॉपी ली जाती है, एक तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके पश्चात में जो हमारा कल का जो टॉपिक चल रहा था, हम राजनीतिक सिद्धांत में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत था उसके बारे में बातचीत कर रहे थे। तो शक्तिकरण प्रदान सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा था, और शक्तिकरण जो पृथक्करण का जो सिद्धांत है, सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका क्या प्रभाव पड़ा था और इसके पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी एक सामान्य परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि आप में से कल से हमने एक सरकार का जो निर्देश है, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार जिन्होंने स्नातक प्रथम वर्ष में जो प्रवेश लिया है उन विद्यार्थियों के लिए कोरोना कोविड-19 की वजह से उनकी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए थे, और अभी सरकार का आदेश आया कि उनके डॉक्यूमेंट्स है वो जमा करना है, और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 16 दिसंबर रखी गई है। तो कल मेरे पास में बहुत से विद्यार्थियों के जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मैसेज आए थे, वॉइस मैसेज भी आए थे, और कुछ बच्चों ने फ़ोन कॉल भी किया था। उनके पेरेंट्स से भी बात हुई थी। तो कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न थे। हालांकि कई विद्यार्थी, हालांकि जो भी आपकी जो संपूर्ण जो जानकारी होती है वो संपूर्ण जानकारी हम लोग ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष में 500 विद्यार्थी हैं, तो 500 विद्यार्थियों का सभी विद्यार्थियों हम कोशिश करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंस होती हैं उससे संबंधित कोई भी जानकारी होती है वो हम ग्रुप में डाल देते हैं। और यूट्यूब जो वीडियो जो क्लास में हमारा चल रहा है उसके माध्यम से भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। उसके बाद में भी मैं आपको पुनः एक बार बता देता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने बीए प्रथम वर्ष में जो प्रवेश लिया है उनकी जो हार्ड कॉपी कॉलेज अभी जो कई विद्यार्थियों को नॉलेज नहीं है कि सर बधाई पत्र क्या होता है, हार्ड कॉपी में क्या क्या लाना पड़ता है, और आयकर प्रमाण पत्र के बारे में क्या है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि SC ST का जो जाति प्रमाण पत्र है वो 2 साल पुराना चलेगा क्या। यहाँ कई विद्यार्थी कहते हैं डेट क्या है सर, कितना बजे कॉलेज आना है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं क्या उसके बाद में हमें रेगुलर कॉलेज में आना पड़ेगा। तो तमाम प्रकार के जो विद्यार्थियों की जो एक इंक्वायरी थी, या कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर अभी तक हमें स्कूल से टीसी मिल गई लेकिन माइग्रेशन हमारा आया नहीं है। तो इस प्रकार से कई ऐसे विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम्स थी, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का समाधान करना एक हमारा भी फर्ज बनता है। तो हम कोशिश करते हैं कि विद्यार्थी और उनके जो अभिभावक हैं, जो भी विद्यार्थियां अभिभावक जो हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल देख रहे हैं, तो आप लोग तो ये ध्यान दें कि अभी जो हम लोग महाविद्यालय में जो डॉक्यूमेंट्स हम जमा करें, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि जो भी विद्यार्थी या उनके जो अभिभावक कॉलेज में आते हैं तो वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, एक तो दूरी बनाए रखेंगे। उसके बाद में आपके मुंह पर मास्क लगा हुआ हो। कॉलेज के गेट के अंदर आप प्रवेश करते ही आपके राइट साइड में एक सैनिटाइज बॉक्स पड़ा है, तो आप लोग वहां पर प्रेस करके सैनिटाइज अपने हाथ को कर ले हुए। उसके बाद में आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेज के बाहर जो नोटिस बोर्ड लगे हुए, 2 नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं, उसके बाद कॉलेज के जस्ट अंदर एंटर होती जो बड़े बड़े पोल है उसके ऊपर भी हमने नोटिस बोर्ड सस्पा कर रखा है। तो आप पहले तो उनकी जानकारी को अच्छी तरह से पढ़े। अगर आपके पास में व्हाट्सएप या एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप वो कॉलेज की नोटिस बोर्ड की जानकारी भी पढ़ लें। उसके बाद में आप लोग ये देखें कि भाई हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें किस क्रम में जो जमाना है उसके बारे में भी है। तो कई विद्यार्थियों की ध्यान सर पहला सेट और दूसरे सेट में क्या लाना है, उनको सेट में संबंधित से सेट का मतलब है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो डॉक्यूमेंट्स का जो सेट है वो आपको 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में आपको पिनअप करके सेट देना है। तो पहला जो आप सेट एक दोगे, डॉक्यूमेंट्स दोगे, इसमें एक तो सबसे ऊपर दे रखा है बधाई पत्र। बधाई पत्र कई विद्यार्थियों को जानते सर बधाई पत्र कौन सा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो ई मित्र पे जब कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा था और फॉर्म के साथ में जब आपका एडमिशन कंफर्म हो गया था, तो उस समय आपको एक नेट से बधाई पत्र निकला था कि बधाई हो, आपका महाविद्यालय में प्रवेश हो गया हो और आप इस तारीख तक अपने महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करवा के फीस जमा करवा दें। तो इस टाइप का आता है, एक पेज का आता है। तो कई विद्यार्थियों ने वो ले लिए हैं या कईयों ने नहीं लिए, तो ई मित्र फॉर्म आपने जो सबमिट किया तो ई मित्र से संपर्क करके वो बधाई पत्र निकाल दे। उसके बाद में आपने जब आवेदन पत्र भरा था तो उसमें 2 कॉपी निकली थी, एक तो स्टूडेंट कॉपी थी, एक ऑफिस कॉपी या कॉलेज कॉपी थी। तो कॉलेज कॉपी जो 2-3 पेज में उसकी जो हार्ड कॉपी है, यानी कि जो 2-3 पेज की जो कॉपी है
उसे हम हार्ड, एक तो सॉफ्ट कॉपी तो कंप्यूटर के अंदर रहती है और हार्ड कॉपी है जो हमें प्रिंट से वो ई मित्र वाला निकाल के देता है। तो कई विद्यार्थियों को ध्यान नहीं हार्ड कॉपी क्या होती है। तो बेसिकली जो विद्यार्थी कंप्यूटर के बारे में कम जान के देखते हैं, तो हार्ड कॉपी सिंपल सा है कि आप जब कंप्यूटर में कोई भी डाटा देखते हो तो देखने के बाद में उसकी जो प्रिंट कॉपी लेते हैं वो प्रिंट कॉपी एक हार्ड कॉपी कहलाती है। तो आपने जो कॉलेज के लिए फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरते समय ई मित्र वाले ने आपको जो कॉपी दी थी, 2 कॉपी दी थी, एक तो स्टूडेंट कॉपी और एक कॉलेज कॉपी। तो स्टूडेंट कॉपी आप अपने पास में रखो और कॉलेज कॉपी है वो एक तो कॉलेज कॉपी का सेट निकाल दो। और उसके बाद में 10वीं की जो मार्कशीट है उसके ऊपर आप स्वयं लिख देना, स्वयं सत्यापित, फिर आपके हस्ताक्षर कर लेना। 12वीं की जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी के ऊपर आप स्वयं सत्यापित लिखे इसकी हस्ताक्षर कर लेना। उसके बाद में टीसी जो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, जिस स्कूल से आप पढ़ रहे थे वहां की टीसी, अगर आपने प्राइवेट किया है तो टीसी की जरूरत नहीं है। और एक सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा दिया जाता है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, एक छोटा सा माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से निकलता है। तो इन तीनों की एक एक फोटोकॉपी जिसके ऊपर आपके हस्ताक्षर हो, एक ये लानी है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जो बना हुआ, जो SC ST OBC या EWS या जो उसका है, तो वो एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को बना के लाना है। एक तो ये जानना है। वो विशेषकर जो ओबीसी जो विद्यार्थी हैं तो वो ध्यान दें कि 2 साल से पुराना नहीं हो। SC ST के विद्यार्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने जब भी, जैसे कोई कल एक विद्यार्थी ने कहा था सर मेरे 2 साल पुराना है, मैं SC कैस्ट कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आपके 2 4 5 10 साल पुराना भी हो तो उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो केवल SC ST के विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद में मूल प्रमाण पत्र आप लोगों ने जो बनवाया होगा उसकी भी फोटोकॉपी है। एक खासकर आय प्रमाण पत्र को लेकर के कई विद्यार्थियों ने मेरे से क्वेश्चन किए थे कि सर आय प्रमाण पत्र कौन सा है या किसके हस्ताक्षर करवाना है। तो आय प्रमाण पत्र है, इसका 2 प्रारूप आता है। एक तो प्रारूप आता है जिसमें आपके 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। एक जो प्रारूप आता है जो 1 पेज का जो निकलता है, उस पेज में अभिभावक या पिता या अभिभावक के द्वारा घोषणा की जाती है कि मेरी वार्षिक आय वो इतनी है। तो आप 1 पेज का वो आय प्रमाण पत्र वो निकाल कर आपके पेरेंट्स के खुद के साइन करवा के आप कॉलेज के साथ में लेके आना। उसके बाद में अगर आपने कॉलेज में एग्जाम में फॉर्म भरा, उसमें आपके पास में कोई बोनस अंक का प्रमाण पत्र हो, जैसे आपने NCC में भाग लिया था या NSS में भाग लिया था या आप स्काउटिंग में रहे हुए हो या गेम्स में आप स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने भाग लिया हो, तो और उस समय एग्जाम का फॉर्म भरते समय आपने बोनस के लिए अगर कोई प्रमाण पत्र अप्लाई किया है तो उस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी आप लोग साथ में लेंगे। और अगर कोई विद्यार्थी दिव्यांग है या विकलांग है तो उसका भी अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है और अगर आपने एग्जाम में आपने आवेदन पत्र में भरा है तो उसकी फोटोकॉपी भी आप लोग साथ में लेके आओगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये डॉक्यूमेंट जो आपके लिए जो है आप उसको लेके आना है। जैसे कोई विद्यार्थी जनरल का है तो उसके लिए SC ST OBC का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो उसको ये लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इस कैटेगरी में है उसको वो लाना देगा। ये तो आपका पहला सेट होगा। दूसरा जो सेट होगा वो दूसरा सेट आपके मूल प्रमाण पत्रों को लेकर है। यानी कि आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं, ये मूल प्रमाण पत्र TC CC और माइग्रेशन, सबसे पहला तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो आपकी TC यानी कि आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और दूसरी आपकी CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आपके चरित्र प्रमाण पत्र, ये स्कूल से मिलते हैं। तीसरा है माइग्रेशन। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्कूल से जो मूल रूप में मिलते हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जमा करवाना है, क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, तब आपका विश्वविद्यालय में नामांकन होगा, एनरोलमेंट नंबर होगा, तभी आप एग्जाम में एंट्री कर पाओगे। तो एक तो ये, उसके बाद में 10वीं और 12वीं की जो फोटोकॉपी होगी एक एक स्वयं सत्यापित, ये इसके सेट के साथ में लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हम लोग यूनिवर्सिटी को भेजेंगे और ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को पहला सेट का डॉक्यूमेंट्स है ये महाविद्यालय में रहेगा। तो इस प्रकार से ये थी एक सामान्य जानकारी जो विद्यार्थी महाविद्यालय में BA प्रथम वर्ष में जिसका प्रवेश हुआ है। और खास बात कर विद्यार्थी यहाँ ध्यान दें, जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना आते हो तो आप याद रख करके अपना महाविद्यालय का प्रवेश पत्र यानी आई कार्ड ले लेना, क्योंकि आई कार्ड आपका आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड के अभाव में आप लोग नेक्स्ट टाइम कॉलेज में आओगे तो आपको अप्लाई नहीं होगा। तो आप जब आप आइडेंटिटी कार्ड लोगे फिर आप दोबारा जब कॉलेज में आते हो तो वो आपके गले में लगा हुआ हो, तो ये आपका ताकि लगे कि ये कॉलेज का एक नियमित विद्यार्थी है। तो ये आपके लिए जानकारियां थी, ठीक है। उसके बाद हम वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं। कल के टॉपिक में हमने पीछे छोड़ा था
हम लोग शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे, और उस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में हमने जो क्या है उसके बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि शक्ति जो पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, यानी कि इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में क्या तर्क है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम पक्ष में जो उसके तर्क है उसके बारे में बात करते हैं। कि तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इसका जो प्रभाव है, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव इस सिद्धांत का अमेरिका में पड़ा था, और अमेरिकी जो शासन व्यवस्था है, अमेरिकी जो संविधान विधा है, उन लोगों ने इससे प्रभावित होकर वहां पर अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया था। उसके साथ में फिर मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, चिली है, ये जो देश थे, इन देशों ने भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया था। उसके बाद इसके पक्ष की जहां बात करते हैं तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जो तर्क है, उसमें पहला बात यह है कि शासन में निरंकुशता एवं अत्याचार का अंत हो, यानी कि जो शासन व्यवस्था होती है, उस शासन व्यवस्था में कोई भी अंग निरंकुश नहीं हो। अगर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू होगा, सब अलग अलग अंग सेपरेशन रूप से अपना कार्य करेंगे, तो शासन में जो निरंकुशता है तथा अत्याचार उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी शासक वर्ग के साथ में या राजा के पास में तीनों ही कानून बनाने की, कानून लागू करने की और कानून को समीक्षा करने की पावर एक ही संस्था या व्यक्ति के पास में होगा, तो इस प्रकार का जो शासन है वो निरंकुश हो सकता है, जैसे फ्रांस का लुईस 14वें का जो उदाहरण दिया गया था। दूसरी बात है कि इसमें विभिन्न योग्यताओं का जो तर्क दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के अलग अलग अंगों की योग्यतम व्यक्ति होते हैं, उनकी सेवाएं ली जा सकती है। जैसे हम अमेरिकन संविधान की बात करते हैं, तो वहां पर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है, तो वहां पर जो अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहां पर जो जिस फील्ड का जो एक्सपर्ट होता है, उस एक्सपर्ट व्यक्ति की संबंधित विभाग में या संबंधित संस्था में उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। जैसे कानून बनाने में या कोई कानून का जानकार हो, तो कानून बनाने वाले मामले में उसको लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कहता है कि अलग अलग जो योग्यता रखने वाले व्यक्ति होता है, उस अलग अलग योग्यता रखने वाले व्यक्ति का जो महत्व है इसमें लिया जा सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्य विभाजन से शासन में कुशलता बढ़ेगी, यानी कि कार्य का जब विभाजन हो जाएगा, सरकार के जो तीनों महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जब तीनों अंगों को हम सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो कार्य कुशलता होगा, तो उसका बंटवारा बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में कानून बनाना, कानून लागू करना तथा यहाँ तक कि कानून की समीक्षा करने वाले जो अंग होंगे या संस्था होगी, शासन होगा, वो अलग अलग हो जाएंगे, और अलग अलग होने के कारण वो क्या, उनकी जो क्वालिटी होगी उस क्वालिटी मेंटेन रहेगी। उसके साथ साथ में बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपने कार्य को अंजाम देंगे। जैसे अगर व्यवस्थापिका को ये लगेगा कि मेरा काम है, केवल हमारा काम है एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन शासन किस प्रकार से संचालित किया जाए, उसके लिए हमें कानून बनाना है, तो उनका काम होगा कि किस प्रकार से संविधान की मान्यता को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से कानून बनाया जाए जो अधिक से अधिक जनता का हित हो, इसकी हितों की पैरवी करता हो, तो उनको लग जाएगा। उसके बाद में जो कार्यपालिका होगी उसको लगेगा कि हमारा जो कार्य होगा केवल कानून को लागू करना है, कि जो कानून, जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया वो किस प्रकार से कानून उसको क्रियान्वित करना है। और न्यायपालिका होगी, वो न्यायपालिका ये देखने का प्रयास करेगी क्या वास्तव में जो कानून बने वो विधि के अनुसार है या नहीं, या संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन तो नहीं करें। तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत कहता है, इसके जो समर्थक कहते हैं कि अगर राज्य में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट के जो अंग हैं, वो अंग अलग अलग रह करके एक स्वतंत्र अपना अस्तित्व रखते हुए एक अच्छे तरीके से कार्य का बंटवारा करके कार्य कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। उसके बाद में अगला जो तर्क आता है वो कहता है कि न्याय की निष्पक्षता का तर्क देते हैं कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि न्यायपालिका का जो कमिटमेंट होता है या न्यायपालिका की जो प्रतिबद्धता होती है, वो प्रतिबद्धता इस शासन व्यवस्था में टूट जाएगी। जैसे आप अमेरिका के बारे में पढ़ते हो, एक तो अमेरिका की जो न्यायपालिका है, ब्रिटेन की न्यायपालिका, अगर आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि अमेरिका की जो न्यायपालिका है, वो एक सर्वोच्च न्यायालय है, वो कितना एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से रहता है। तो इस प्रकार से जो न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी अथवा इस पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का दबाव नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, उसके ऊपर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका का दबाव नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से लोगों के साथ में न्याय कर पाएगी, जो एक राष्ट्र हित में होगा।
तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग केवल यहाँ तक ही बात करते हैं, और क्योंकि आज हमने कुछ जनरल जो जानकारी थी वो इसमें शेयर की थी। और भी कोई विद्यार्थी जिसकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मैसेज छोड़ दें। हो सकता है कि मैं आपका मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन YouTube वीडियो के माध्यम से या आपकी जो सवालों का जो उत्तर होगा, वो रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा। थैंक यू।